हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के अध्याय के अंतर्गत हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तर काल का मतलब ये है कि मौर्य वंश के पतन के बाद के इतिहास का हम अध्ययन करेंगे। इस इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। एक विदेशी आक्रमणकर्ताओं के तौर पर हम उसका अध्ययन करेंगे और दूसरा जो देसी शासक थे उसके अध्ययन करेंगे। विदेशी शासकों की बात की जाए, देखिए जो मौर्योत्तर काल होगा हमारा दो भागों में अध्ययन करेंगे। इसको हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। एक जो विदेशी हैं और एक जो देसी शासक हैं। विदेशी शासकों के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जो है जो आक्रमणकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं, जो भारत में आक्रमण किए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे प्रमुख हैं हिंद यूनानी है। उसके बाद शक वंश का आक्रमण होता है। उसके बाद पहलव आते हैं, पहलव वंश का अध्ययन करेंगे। उसके बाद कुषाण वंश का अध्ययन करेंगे। तो विदेशी शासकों के तौर पर हम इन चार वंशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से हिंद यूनानी है, शक वंश हैं, पहलव वंश है, कुषाण वंश है। और देसी शासकों के तौर पर जब मौर्य काल के पतन के बाद, यानी मौर्य काल का जब पतन होता है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ होता है। उसकी हत्या पुष्पगुप्त शुंग करते हैं और वहीं से शुंग वंश की स्थापना होती है। तो हम शुंग वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद कर्ण वंश की स्थापना, कर्ण वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद अंतिम है हमारा सातवाहन वंश। तो ये प्रमुख वंश हैं जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग विदेशी शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर देसी शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। विदेशी शासकों के बारे में जो प्रमुख आक्रमणकर्ता के तौर पर हम उनका अध्ययन करेंगे। आक्रमणकर्ताओं के तौर पर सबसे पहले क्रमशः हिंद यूनानी आएंगे, फिर शक आएंगे, फिर पहलव आएंगे, फिर कुषाण वंश में आएंगे। तो सबसे पहले हम हिंद यूनानियों का आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंद यूनानियों का अगर बात किया जाए तो हिंद यूनानी मतलब जो यूनानी लोग थे, उनका जो पूरा साम्राज्य था, पूरा साम्राज्य जो है उनका पूरा साम्राज्य सिंध नदी के तट तक पूरा फैला हुआ था। देखिए पूरा साम्राज्य जो है फैला हुआ है। और यहाँ का शासक जो है सीरिया का शासक के अंतर्गत इनका पूरा नियंत्रण होता था। जो सीरिया का शासन क्षेत्र था कुछ इस प्रकार था। यहाँ पर सीरिया का शासक रहता था, यहाँ पर सीरिया के शासक रहते थे। और सीरिया के शासक की बात की जाए तो यहाँ पर जब मौर्योत्तर काल की बात की जाए तो मौर्योत्तर काल के दौरान यहाँ का शासक था सेल्यूकस तृतीय। यहाँ का शासक था सेल्यूकस तृतीय। और सेल्यूकस तृतीय के दौरान ही देखिए यहाँ का शासक है सेल्यूकस तृतीय। सेल्यूकस तृतीय यहाँ का शासक होता है। और इस दौरान देखिए यहाँ पर जब सेल्यूकस तृतीय शासक था तो यहाँ पर एक अफगानिस्तान के भूभाग को जो है बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता था। और वहीं पर ईरान के भूभाग को जो है पारसिया के नाम से जाना जाता था। देखिए इस भूभाग को जो बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर एक था पारसिया, इसको पारसिया के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर दो सीमावर्ती प्रांत थे, एक बैक्ट्रिया दूसरा पारसिया। पारसिया जो है ईरान में पड़ता है और बैक्ट्रिया जो था अफगानिस्तान में पड़ता था। और ये जो है हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम के भूभाग को बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता था। और यहाँ का देखिए ये पूरा सीरिया का साम्राज्य था और सीरिया साम्राज्य के अंतर्गत ही पूरा कई प्रांतों में बटा हुआ था। उस प्रांतों में जो थे प्रमुख बैक्ट्रिया और पारसिया थे। और सीरिया का शासक था सेल्यूकस तृतीय। और सेल्यूकस तृतीय जब यहाँ का शासक होता है तो उस समय बैक्ट्रिया में सेनापति होते हैं। बैक्ट्रिया का सेनापति था डियोडोटस। यहाँ का एक सेनापति था डियोडोटस यहाँ का सेनापति था। और यहाँ पर बगावत करके इस बैक्ट्रिया को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रयास करता है। उस दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है, तब इसका पुत्र होता है डियोडोटस द्वितीय। तो डियोडोटस द्वितीय
ये डियोडोटस प्रथम था और ये डियोडोटस द्वितीय है। तो डियोडोटस जो है अपने सेनापति की सहायता से, उसका सेनापति था यूथिडेमस, और इस यूथिडेमस और डियोडोटस दोनों मिल करके इस पूरे प्रांत को जो है स्वतंत्र प्रांत घोषित करते हैं। और ये पूरे सीरिया प्रांत से बैक्टीरिया स्वतंत्र हो चुका था। तो यहाँ का इसका सेनापति था, इनका सेनापति का नाम है यूथिडेमस। तो हमने बताया कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का पूरा साम्राज्य जो है सीरिया साम्राज्य के अंतर्गत था, यूनानियों के अंतर्गत था, और ये जो है सीमा प्रांतीय देश थे। और इसलिए जो है सीमा प्रांतीय होने के नाते यहाँ का जब सेनापति डियोडोटस होता है, बैक्टीरिया को जो स्वतंत्र प्रांत घोषित करने का प्रयास करता है, लेकिन ये अर्ध स्वतंत्र होता है। उसके बाद उसका पुत्र जब शासन करता है, उस समय जो है बैक्टीरिया को जो है पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर देता है। और पूर्णतः स्वतंत्र घोषित करता है, उस समय उसका सेनापति होता है यूथिडेमस। जब बैक्टीरिया पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था, उस समय यूथिडेमस ने डियोडोटस की हत्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। तो डियोडोटस की मृत्यु हो जाती है, वहीं से जो है यूथिडेमस वंश की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए यूथिडेमस वंश की शुरुआत होती है। और तो यूथिडेमस वंश की शुरुआत मानी जाती है। तो यूथिडेमस वंश यानी यूथिडेमस जो सेनापति था, वहीं से जो यूथिडेमस वंश की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर जो शासक है सेल्यूकस तृतीय यूथिडेमस को जो है अपने दरबार में तलब करता है। तो यूथिडेमस जो है खुद न जा करके अपने पुत्र को भेजता है। उसके पुत्र का नाम था डेमेट्रियस। उसके पुत्र का नाम था डेमेट्रियस। यूथिडेमस के पुत्र का नाम था डेमेट्रियस, इसका पुत्र है डेमेट्रियस, इसके पुत्र का नाम है डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस को जो है सेल्यूकस तृतीय के यहाँ भेजता है। सेल्यूकस तृतीय के यहाँ जब इसका पुत्र आएगा, देखिए जब यहाँ पर इसका पुत्र आएगा सेल्यूकस तृतीय और डेमेट्रियस के मध्य समझौता होता है, और डेमेट्रियस से अपनी पुत्री की शादी कर देता है। सेल्यूकस तृतीय डेमेट्रियस से अपनी पुत्री की शादी कर देता है, और यहीं से जो है डेमेट्रियस जो है अपने राजवंश के विस्तार में कार्यों में लग जाता है। यानी उसका जो है सेल्यूकस तृतीय का सपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अपने साम्राज्य के विस्तार में वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर इस पूरे भूभाग पर यूथिडेमस का अधिकार हो गया था। जब यूथिडेमस का यहाँ पर अधिकार हो जाता है, और उसके बाद तब डेमेट्रियस को जो है कहता है कि डेमेट्रियस को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। तो डेमेट्रियस जो है हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए, ये हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए भारत की तरफ बढ़ता है और तक्षशिला पर अपना अधिकार कर लेता है। सबसे पहले वह तक्षशिला पर आक्रमण करता है और तक्षशिला पर अपना अधिकार कर लेता है। तो इसीलिए पूछा जाए, जब पूछा जाए कि भारत पर प्रथम आक्रमणकर्ता कौन है, तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकर्ता यानी यूनानियों में पूछा जाए तो प्रथम यूनानी विदेशी आक्रमणकर्ता की बात की जाए तो डेमेट्रियस को प्रथम विदेशी आक्रमणकर्ता के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया पर देखिए यूथिडेमस वंश की शुरुआत यूथिडेमस करता है, और उसका पुत्र जो होता है डेमेट्रियस को भेजता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। वो भारत पर आक्रमण करता है और तक्षशिला के प्रांत को जीत लेता है और तक्षशिला पर अपना अधिकार करने लगता है। उसी दौरान जो है यूथिडेमस की मृत्यु हो जाती है। उसी दौरान जब ये तक्षशिला पर आक्रमण करता है, अपने साम्राज्य के विस्तारों में लगा था, उसी दौरान जो है यूथिडेमस की मृत्यु हो जाती है। तब वहाँ का शासक जो है, यहाँ का पूरा शासक जो है तक्षशिला और बैक्टीरिया को मिला करके डेमेट्रियस से यहाँ का शासक बन जाता है, क्योंकि उसके पिता की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जिसके दौरान तक्षशिला और बैक्टीरिया दोनों को एक ही मिला करके ये पूरे प्रांत को यहाँ पर शासक बन जाता है ये। तो डेमेट्रियस यहाँ का शासक बनने के बाद देखिए उसी दौरान जो सेल्यूकस तृतीय की मृत्यु हो जाती है। सेल्यूकस तृतीय की जब मृत्यु होती है, उसके बाद यहाँ का शासक बनता है, देखिए यहाँ का शासक बनता है सेल्यूकस फोर्थ या सेल्यूकस चतुर्थ जो है। सेल्यूकस फोर्थ जब यहाँ शासक बनता है तो
बैक्टीरिया को पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाने का प्रयास करता है। वो बैक्टीरिया को पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाने का प्रयास करता है। उस दौरान इसने जो है यूक्रेटाइडीज को, इसका सेनापति था यूक्रेटाइडीज, इसका सेनापति था यूक्रेटाइडीज। यूक्रेटाइडीज को जो है बैक्टीरिया पर हमला करने के लिए भेजता है। उस दौरान जब ये बैक्टीरिया पर हमला करता है, तो जब बैक्टीरिया पर हमला करता है तो डेमेट्रियस जो यहाँ का शासक था वो इस प्रांत को छोड़कर भागने लगता है और पहले वहाँ छोड़कर आता है तसिला में निवास करता है। फिर उसके बाद यूक्रेटाइडीज जो है उसका पीछा करते हुए तसिला पर पहुँचता है। तो ये जो है पुनः जो है इस भूभाग को छोड़ते हुए सिंध नदी को पार करते हुए पंजाब के प्रांत में आता है। तो डेमेट्रियस जब पंजाब के प्रांत में आता है तो इस पूरे प्रांत को छोड़ देता है। तो इस पूरे प्रांत पर जो है यूक्रेटाइडीज नामक राजा ने अपना शासन किया और इसलिए जो है यहाँ पर एक दूसरा वंश की स्थापना मानी जाती है, यूक्रेटाइडीज वंश। तो हिंद यूनानियों में जो है दो वंशों ने यहाँ पर शासन किया है, एक यूथिडेमस वंश और दूसरा यूक्रेटाइडीज वंश। हमने यहाँ ये बताया कि सेल्यूकस फोर्थ का जो सेनापति होता है यूक्रेटाइडीज, और यूक्रेटाइडीज जब यहाँ पर आक्रमण करता है, इस पूरे भूभाग को अपने अधिकार में मिला लेता है, तो यहाँ पर मिला लेने के बाद जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर देता है पुनः, और यह जो है सीरिया से स्वतंत्र हो जाता है। यानी यहाँ के जो सेल्यूकस फोर्थ था उससे इसका कोई संबंध ही नहीं रह गया, तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक नया वंश की स्थापना करता है, इसी को जो है यूक्रेटाइडीज वंश के नाम से जाना जाता है। तब यहाँ पर देखिए डेमेट्रियस जो पंजाब के प्रांत में था, पंजाब सिंध के प्रांत, पंजाब और कश्मीर के प्रांत, और ये पूरा जो है यहाँ पर मथुरा था। तो इस मथुरा के पूरे प्रांत में देखिए यहाँ पर इस पूरे प्रांत को जो है वो अपना अधिकार कर लेता है। और जब ये सिंध, पंजाब और मथुरा के प्रांत पर अपना अधिकार करता है, उस दौरान अपनी राजधानी जो है साकल को बनाता है। यहाँ की राजधानी थी साकल, इसे सियालकोट के नाम से जाना जाता है, सियालकोट या साकल के नाम से जाना जाता है। और शासक कौन है? डेमेट्रियस यहाँ का शासक है। इस पूरे प्रांत का डेमेट्रियस शासक है और इस पूरे प्रांत का यूक्रेटाइडीज शासक है। तो यहाँ पर यूक्रेटाइडीज वंश की स्थापना होती है, यहाँ पर जो है यूथिडेमस वंश की स्थापना होती है। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए डेमेट्रियस वंश की स्थापना होती है, और डेमेट्रियस वंश के अंतर्गत देखिए जब डेमेट्रियस वंश होता है, इस डेमेट्रियस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक की बात किया जाए तो इस प्रतापी शासकों में जो है जैसे कि देखिए मिनांडर, इस प्रमुख शासकों में जो होता है मिनांडर आता है। मिनांडर को यूथिडेमस वंश का शासक था मिनांडर, और यह जब शासन करता है उस समय जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाता है, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। ये नागसेन के संपर्क में आने के बाद ये नागसेन के संपर्क में आता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और नागसेन और मिनांडर के मध्य आध्यात्मिक प्रश्नों की वार्तालाप होती है। उस वार्तालाप को जो नागसेन ने मिलिंद पन्हो नाम की एक पुस्तक की रचना की है। देखिए नागसेन और मिनांडर के मध्य यानी मिलिंद के मध्य, इसे मिलिंद भी कहा जाता है, मिनांडर को मिलिंद के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की जो प्रश्न की वार्ता होती है इसको जो है मिलिंद पन्हो नामक एक रचना करते हैं नागसेन। और जब भी पूछा जाए कि मिलिंद पन्हो के रचयिता कौन है तो मिलिंद पन्हो के रचनाकार जो है नागसेन को माना जाता है। तो नागसेन यहाँ के शासक बन जाते हैं, मिनांडर जब शासक बनते हैं उस दौरान जो इनके प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में यही बनता है कि मिनांडर की रचना किसने की है? तो नागसेन ने किया है, और ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद मिनांडर के बाद देखिए यहाँ पर मिनांडर शासक बन जाते हैं। उसके बाद देखिए इस वंश का एक और शासक होता है स्ट्रैटो सेकंड। इस वंश का एक और शासक है, इसका नाम है स्ट्रैटो सेकंड। स्ट्रैटो सेकंड से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के का प्रचलन किसने शुरुआत किया था, शीशे के सिक्के की शुरुआत किसने किया था? तो ये जो है शीशे के सिक्के की शुरुआत किए थे स्ट्रैटो, शीशे के सिक्के
सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने शुरुआत किया था? स्ट्रेटो सेकंड। और किस वंश के संबंधित थे? यूथिडेमस वंश से संबंधित थे। और मिनांडर किस वंश से संबंधित था? यूथिडेमस वंश से संबंधित था। तो यहाँ पर हमने जो है इस वंश के बारे में अध्ययन किया। अभी हम लोग मौर्य वंश के पतन के बाद जो भारत में प्रमुख विदेशी आक्रमण हुए हैं उन आक्रमणकर्ताओं की बात कर रहे हैं। उन प्रथम आक्रमणकर्ताओं की बात की तो सबसे पहला आक्रमणकर्ता हिंद यूनानियों को माना जाता है। उसके बाद आक्रमणकर्ताओं की बात की तो शक हैं, शक के बाद पहलव आते हैं, पहलव के बाद कुषाण वंश। इन 4 वंशों के द्वारा जो है भारत में आक्रमण किया जाता है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंद यूनानियों के बारे में अध्ययन करेंगे और जो हमने समझा है उसी को जो है परीक्षा में कैसे यहाँ पर प्रश्न बनता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद जो है यानी जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुए हैं उन विदेशी आक्रमणों में बात की जाए कि पहले आक्रमण जो है हिंद यूनानियों का होता है, फिर शक वंश का आक्रमण होता है, फिर पहलव वंश का आक्रमण होता है, फिर कुषाण वंश का आक्रमण होता है। इन क्रमों को जो है परीक्षाओं में अक्सर मिलाने के लिए देता है और यहाँ पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, फिर कुषाण वंश आता है। तो हिंद यूनानी की बात करते हैं और इसको हम जो मैप के तहत समझने का प्रयास भी किया है, उसी को जो हम लोग यहाँ पर परीक्षा में यहाँ पर कैसे प्रश्न बनते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया का जो शासक होता है यूथिडेमस, और यूथिडेमस जब शासक बनता है और यूथिडेमस वंश की स्थापना करता है, उसी वंश का शासक होता है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस जो है भारत में प्रथम आक्रमणकर्ता के तौर पर जाना जाता है। जब भी पूछा जाए तो भारत में प्रथम आक्रमणकर्ता कौन है, तो व्यक्ति की बात करें जब, तो इन व्यक्तियों में प्रथम व्यक्ति जो है डेमेट्रियस को माना जाता है। और जब पूछा जाए प्रथम आक्रमण किसने किया था, तो प्रथम आक्रमण जो है हिंद यूनानियों ने किया था। हिंद यूनानियों में डेमेट्रियस ने किया था। तो भारत में प्रथम आक्रमणकर्ता हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया था। तो डेमेट्रियस द्वारा देखिए प्रथम आक्रमण जब किया गया उस दौरान जो है तक्षशिला पर उसने पहला आक्रमण किया था। तक्षशिला को जो है यूकेटाइडिस द्वारा जब तक्षशिला को जीत लिया जाता है तो वो जो है पंजाब और सिंध प्रांत को जीतने का प्रयास करता है। उस दौरान जो है देखिए उसने सबसे पहले पंजाब और सिंध प्रांत को जीतता है और पूरा पंजाब और सिंध प्रांत का जो पूरा क्षेत्र था, ये मथुरा तक के पूरा क्षेत्रफल को जाना जाता था। इसलिए जो है उसने पंजाब और सिंध प्रांत को जीतने के बाद अपनी राजधानी सियालकोट को बनाता है। सियालकोट का जो पूरा क्षेत्र था देखिए सिंध से लेकर के मथुरा तक पूरा क्षेत्र जो है डेमेट्रियस के अधीन हो गया था। अब यूथिडेमस वंश के ही एक शासक होता है मिनांडर। मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर को मिलिंद के नाम से जाना जाता है और उसकी राजधानी थी साकल। जब भी पूछा जाए कि मिलिंद किस वंश से संबंधित था या मिनांडर किस वंश से संबंधित था, तो मिनांडर जो है यूथिडेमस वंश से संबंधित था और ये हिंद यूनानी था। तो मिलिंद के संबंध में देखिए परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बनता है इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए नागसेन बौद्ध भिक्षु से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यहाँ पर जब भी प्रश्न पूछा जाए कि नागसेन कौन था, तो नागसेन जो है एक बौद्ध भिक्षु था और जो मिलिंद को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा देता है। यहाँ से जो है और एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है कि नागसेन और मिलिंद के संबंध में जो प्रश्नों की वार्ता होती है, जब बौद्ध धर्म को मिलिंद अपनाता है उस दौरान जो है नागसेन से मिलिंद प्रश्न करता है बौद्ध धर्म के बारे में। कुछ आध्यात्मिक जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को जो है नागसेन संकलित करता है और इस संकलन को जो है मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। उसने मिलिंद पन्हो नाम की एक पुस्तक लिखा, यानी जो संकलन किया उन प्रश्नों को संकलन को, इसको मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करता है मिलिंद जो है, यानी मिनांडर जो है सोने के सिक्के जारी करता है। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि सोने के सिक्के किसने जारी किया था, तो मिनांडर या मिलिंद जो है सोने के सिक्के जारी करता है। और मिनांडर के सिक्के को जो है भड़ौच के बंदरगाह तक चलते थे। भड़ौच का बंदरगाह यानी गुजरात में ये बंदरगाह है, भड़ौच बंदरगाह, वहाँ तक इसके सिक्कों का प्रमाण पाया गया है। तो भड़ौच में इनके बंदरगाहों के भड़ौच बंदरगाह तक इनके सिक्कों का प्रमाण पाया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेल्यूकस पोर जब सीरिया का राजा बनता है, सीरिया का शासक बनता है, उस समय सेनापति अपना बनाता है यूकेटाइडिस को, और यूकेटाइडिस जो है बैक्टीरिया को अपने अधीन यानी बैक्टीरिया को जीत लेता है। बैक्टीरिया को जो है डेमेट्रियस से जीतता है। उसके बाद देखिए यूकेटाइडिस वंश की स्थापना करता है। जब वो बैक्टीरिया पर अपने अधिकार करेगा उसी समय जो है यूकेटाइडिस वंश की स्थापना होती है। यानी हिंद यूनानियों में 2 वंश की स्थापना होती है, एक यूथिडेमस वंश, दूसरा यूकेटाइडिस वंश। यूथिडेमस वंश के शासकों की बात किया जाए तो डेमेट्रियस था और मिनांडर था। यहाँ पर 2 ही तो नाम याद रखिएगा, यहाँ पर यहीं पे दोनों से मिलेंगे। फिर दूसरा जो वंश है देखिए यूकेटाइडिस वंश।
यूकेटाइडिस वंश जब बैक्टीरिया पर जो शासक करेगा उसको जो है यूकेटाइडिस था, और यूकेटाइडिस के नाम पर यूकेटाइडिस वंश की स्थापना होती है। और यूकेटाइडिस वंश का एक शासक है, देखिए एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स जो है यूकेटाइडिस का पुत्र था, और यह जो है इसने जो है हेलियोडोरस को शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। भागभद्र शुंग वंश का 9वां शासक था, और यह जो है एंटियालकिड्स जो यूकेटाइडिस वंश का शासक था, यानी यूकेटाइडिस का पुत्र था एंटियालकिड्स, उसने हेलियोडोरस को शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में एक राजदूत बनाकर भेजा था। तो हेलियोडोरस एक राजदूत था, और वह जो है शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में जाता है। उस दौरान जब भागभद्र में जाता है तो उसके बाद जो है ये विदिशा और बेस नगर में, विदिशा यानी विदिशा कहिए चाहे बेस नगर कहिए, दोनों एक ही हैं, विदिशा बेस नगर में उसने एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने किया, तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना जो हेलियोडोरस करता है। यहाँ पर प्रश्न अक्सर बनता है कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने किया था, तो हेलियोडोरस ने किया था। और गरुड़ स्तंभ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो विदिशा बेस नगर में किया गया था। और पूछा जाता है कि हेलियोडोरस को किसने राजदूत बनाकर भेजा था, तो एंटियालकिड्स ने भेजा था। और किसके दरबार में भेजा था, तो भागभद्र के दरबार में भेजा था। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। हेलियोडोरस ने देखिए स्थापना किया, और हेलियोडोरस ने जब वैष्णव धर्म की वहाँ पर जो है एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है और वैष्णव धर्म को अपना लेता है, तो वह जो है वैष्णव धर्म को अपनाता है और अपने आप को जो वासुदेव नाम से घोषित करता है, अपने आप को यानी वासुदेव की उपाधि धारण करता है। तो हमने यहाँ पर देखिए समझा कि सेल्यूकस फोर के समय बैक्टीरिया का शासक बनता है यूकेटाइडिस, और यूकेटाइडिस जब शासक बनता है तो यूकेटाइडिस वंश की स्थापना होती है। और यूकेटाइडिस का पुत्र होता है एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स जो है जो शुंग वंश के शासक था भद्रभाग के दरबार में एक हेलियोडोरस को जो है राजदूत बनाकर भेजता है। हेलियोडोरस वहाँ राजदूत जब बनकर जाएगा, वहाँ पर जो है विदिशा बेस नगर में वहाँ पर एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करेगा। उस गरुड़ स्तंभ की स्थापना के बाद हेलियोडोरस जो है वैष्णव धर्म को अपनाएगा, वैष्णव धर्म को अपना लेता है और अपने आप को जो है वासुदेव धर्म की उपाधि धारण करता है। तो हमने यहाँ पर यूकेटाइडिस वंश की स्थापना के बारे में समझा और यूथिडेमस वंश के बारे में समझा। फिर हम लोग देखिए भारत में जब आक्रमण हुए हैं, यानी जब हिंद यूनानियों का जो आक्रमण हुआ है उसके प्रभाव क्या पड़े हैं भारत पर, ये देखिए। जब भारत में हिंद यूनानियों का आक्रमण होता है उसका प्रभाव देखिए, गांधार कला शैली का विकास होता है। गांधार कला शैली का मतलब ये होता है कि एक हेलेनिस्टिक आर्ट और भारतीय कला का जब मिश्रण होता है, हेलेनिस्टिक आर्ट और भारतीय कला दोनों जब मिलते हैं, उसी को जो है गांधार कला के नाम से जाना जाता है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि गांधार कला क्या है, तो गांधार कला एक मिश्रित कला है, यानी ये हेलेनिस्टिक आर्ट का विकास जो है यूनानियों द्वारा किया गया था, और भारतीय कला का विकास जब दोनों हेलेनिस्टिक आर्ट और भारतीय कला दोनों मिलते हैं, वहीं पर गांधार कला का विकास होता है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि गांधार कला क्या है, तो एक मिश्रित कला है ये। फिर आगे बढ़ते हैं लोग। सांचे से ढली हुई मुद्राओं का निर्माण हुआ। तो सांचे से ढली हुई मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था, तो सांचे से ढली हुई मुद्राओं का प्रचलन जो है हिंद यूनानियों ने किया था। इसके पहले जो भारत में मुद्राएं बन रही थी वे जो है पंचमार्क द्वारा निर्माण किया जा रहा था, उनको पीट करके एक पंचमार्क लगाया जाता था, इसी प्रकार वहाँ का मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। लेकिन जब हिंद यूनानियों का आक्रमण होता है उसके बाद यहाँ पर जो सिक्के बनेंगे, सांचे में ढली हुई सिक्के बनते थे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिक्कों पर यहाँ पर जो सिक्के थे पाए गए हैं, वहाँ पर राजा और देवताओं के जो चित्र अंकित पाए गए हैं। यहाँ पर राजा और देवताओं के चित्रों का अंकन किया गया है, उनके अंकन किया गया है। फिर आगे बढ़ते हम लोग। ग्रहों के नाम पर नक्षत्रों के भविष्य बताता है। तो देखिए जो नक्षत्र के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है ये हिंद यूनानियों के द्वारा ही मिलती है। हिंद यूनानियों ने ही नक्षत्र के विकास किया था, उसी को जो है उसी के आधार पर भविष्यवाणी की जाती थी, उसका विकास जो है हिंद यूनानियों द्वारा किया गया था। अभी हमने जो है
हिंद यूनानियों के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग शकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये दूसरे आक्रमणकर्ता के तौर पर शक को माना जाता है। उसके बाद तीसरा आक्रमणकर्ता जो पहलव माने जाएंगे और चौथे आक्रमणकर्ता जो है कुषाण वंश को माना जाता है। तो आइए हम लोग जो है शक के बारे में अध्ययन करते हैं। जो शक आक्रमणकर्ता के तौर पर कैसे भारत पर आक्रमण करते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, हमने बताया जो शक का मूल निवास था, इस शक का मूल निवास जो है चीन का भूभाग है, मध्य एशिया के भूभाग का क्षेत्र, ये अरल सागर है। ये अरल सागर है। अरल सागर में जो है एक नदी है सिर दरिया और दूसरी नदी है अमू दरिया। ये सिर दरिया नदी है, इस सिर दरिया के नाम से जाना जाता है, और दूसरी है अमू दरिया। इस नदी के पूरे भूभाग में यहाँ पर जो है काफ़ी उपजाऊ भूमि होने के नाते जो है यहाँ पर शक का मूल निवास था। यहाँ पर शक रहते थे, यहाँ मूल निवास शकों का यही था। तो इस दौरान जो है इस शक के ऊपर जो है यूची जनजातियों का आक्रमण होता है। यहाँ पर यूची जनजाति के लोग, यानी यूची के लोग जो है कुषाण वंश से संबंधित थे और इन्हें यूची जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यूची के लोग जो है इस पर आक्रमण करते हैं, तो शक लोग जो है इस प्रांत को छोड़ करके भारत की तरफ भागते हैं। और यहाँ पर जब वो आते हैं उस दौरान जो है यहाँ एक प्रांत था बैक्टीरिया और दूसरा था पारसिया। देखिए, इस प्रांत को बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है और एक था यहाँ पर पारसिया। ये जो है पूरे प्रांत जो है सीरिया प्रांत के अंतर्गत आते थे और यहाँ पर एक शासक है, यहाँ पर जो है बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता था और इसे जो पारसिया के नाम से जाना जाता था। ये बैक्टीरिया है और इधर पारसिया है। ये दोनों प्रांत जो है सीमावर्ती प्रांत हैं सीरिया के। और यहाँ पर जो है जब ये बैक्टीरिया में आते हैं, बैक्टीरिया में आने के दौरान ये लोग जो है फिर उसके बाद पारसिया की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बैक्टीरिया में आते हैं, बैक्टीरिया से पारसिया में आते हैं, उसके बाद ये लोग तक्षशिला की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तक्षशिला है। तक्षशिला में जब पहुँचते हैं उसके बाद इनकी जो है 5 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। एक शाखा, देखिए ये 5 शाखाओं में यहाँ बढ़ जाते हैं। ये एक शाखा जो है अफ़गानिस्तान की तरफ चली जाती है, दूसरी शाखा जो है तक्षशिला में ही रुक जाती है। ठीक है, एक शाखा तक्षशिला में रुक जाती है और दूसरी शाखा जो है मथुरा चली जाती है और तीसरी शाखा मालवा में आती है और पांचवी शाखा जो है नासिक में आती है। तो यहाँ पर 5 शाखाएं हैं। एक शाखा अफ़गानिस्तान में रुक गई, दूसरी शाखा जो है तक्षशिला में ही रुक गई थी और तीसरी शाखा जो है मथुरा में आती है और चौथी शाखा जो है मालवा में आती है। ये मथुरा है, ये जो है मालवा है और ये जो है नासिक है। तो और ये है तक्षशिला, ये तक्षशिला का प्रांत था और ये अफ़गानिस्तान वाला है। तो 5 शक जो है 5 भागों में बढ़ जाते हैं और 5 भागों में जो है एक शाखा अफ़गानिस्तान है, दूसरी तक्षशिला है और तीसरी मथुरा है, चौथी शाखा मालवा में आती है और 5वीं शाखा नासिक में आती है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि तक्षशिला और मथुरा, ये दोनों जो है तक्षशिला और मथुरा को जो है दोनों को जो है उत्तरी क्षत्रप के नाम से जाना जाता है। इनको जो है उत्तरी क्षत्रप के नाम से जाना जाता है और मालवा और नासिक के जो है पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है इसे जो है पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाना जाता है। तो जब शक यहाँ पर आते हैं उस दौरान जो है भारत में आक्रमण करते हैं। ये 5 भागों में बढ़ जाते हैं। एक उसके बाद जब एक शाखा उनकी जब मालवा में आती है उस समय मालवा का स्थानीय शासक होता है। एक स्थानीय शासक था। देखिए, जब मालवा में आते हैं, मालवा का स्थानीय शासक होता है और इस समय जो है मालवा के स्थानीय शासक और शकों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में शासक और शक से युद्ध होता है। इस युद्ध का रिजल्ट ये होता है कि शक लोग हार जाते हैं और मालवा का जो शासक होता है वो जीत जाता है। ये जो जीता हुआ शासक है ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ये जो शासक जीतेगा, ये स्थानीय शासक, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा।
और उसके बाद जो युद्ध होता है दोनों का, ये युद्ध जो है 58 BC में होता है। यानी 58 BC के दौरान 58 ईसा पूर्व में जो है 58 ईसा पूर्व में जो है यहाँ पर युद्ध होता है। उस दौरान यहाँ का शासक जीत जाता है और विक्रमादित्य उपाधि का धारण करता है। और यहीं से जो है विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। विक्रम संवत की शुरुआत करता है। विक्रम संवत या मालव संवत के नाम से जाना जाता है। इसे मालव संवत के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि किसके मध्य युद्ध हुआ था, मालव पे एक स्थानीय शासक था और वो शक के मध्य युद्ध हुआ था। वे शक जो है मालवा में आए थे और मालवा से जब युद्ध में शक हार गए तो वे पुनः जो है मथुरा में भाग गए थे। ये मथुरा को में भगा दिया जाता है, तो मथुरा में जाते हैं, कुछ समय वहाँ पर रहते हैं, फिर पुनः जो है मालवा में आते हैं। तो यहाँ पर जब जीतता है जो स्थानीय शासक, वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। विक्रम संवत को मालव संवत के भी नाम से जाना जाता है। ये मालव संवत के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि प्रश्न में कि विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 BC में होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब मालव में जो है इस वंश की पतन हो जाता है तो उसके बाद जो है रुद्रदामन यहाँ का शासक बनता है। शक वंश का शासक था, शकों का एक शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन जब यहाँ पर शासन करने के लिए आएगा, उस समय जो है 130 AD से लेकर के 150 AD के मध्य वो शासन करता है। यानी मालवा में शासन करेगा, मालवा में शासक करेगा। और ये जो रुद्रदामन था ये कार्दमक वंश से संबंधित था। ये कार्दमक वंश से संबंधित था, यानी शकों की जो प्रजातियाँ थी ये कार्दमक वंश से संबंधित था। ये देखिए, कार्दमक वंश से संबंधित था। जब भी प्रश्न पूछा जाए रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था, तो कार्दमक वंश से संबंधित था। और कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। और कब से कब तक था? 130 AD से लेकर के 150 AD के मध्य शासक था। और इसके जो प्रमुख कार्य हैं, इन प्रमुख कार्यों में इसने एक जूनागढ़ का अभिलेख की स्थापना किया था, यानी जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया था। उस अभिलेख में जो है सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख किया गया है। देखिए, इसने जो है जूनागढ़ अभिलेख या रुद्रदामन के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसे गिरनार अभिलेख के भी नाम से जाना जाता है। इसे देखिए, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इस अभिलेख में इसने बताया है कि यहाँ पर इसने एक सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया है। यहाँ पर सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। और इस अभिलेख की विशेषता और है, यहाँ पर सुदर्शन झील के निर्माणकर्ता से लेकर के जो प्रमुख शासक हुए थे, जो प्रमुख कार्य किए थे सुदर्शन झील के विकास के लिए, उन शासकों को भी नाम लिखा गया है। यानी इसमें 4 शासकों का नाम लिखा गया है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण किया था। उसके बाद अशोक शासक बनते हैं। तो अशोक के शासनकाल में जो है इस झील में जो है बांधों का निर्माण किया जाता है और यहाँ पर एक नहर का निर्माण किया जाता था। उसके बाद शासक बनते हैं रुद्रदामन आते हैं, तो रुद्रदामन के द्वारा इस झील का जो है पुनः जीर्णोद्धार किया जाता है। उसके बाद गुप्त वंश का शासक आता है स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील के निर्माण में, सुदर्शन झील के पास जो है एक विष्णु भगवान की एक मूर्ति को स्थापित किया और वहाँ पर जो है इस झील को जो है कुछ जो है जीर्णोद्धार कराता है, यानी पुनर्निर्माण करता है। तो इसमें जो है 4 शासकों का नाम लिखा गया है। 4 शासकों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर रुद्रदामन के बारे में हमने अध्ययन किया, रुद्रदामन का जूनागढ़ के अभिलेख के बारे में अध्ययन किया और यहाँ पर सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है, उसके बारे में अध्ययन किया। तो यहाँ पर और देखिए, मालव के जो शासक थे, स्थानीय शासक, जब जीतता है तो विक्रम संवत की शुरुआत करता है और इसे जो है मालव संवत के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में अध्ययन किया। तो आइए हम इसी चीज़ को शक वंश के बारे में जो है डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उस हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम लोग शक के बारे में अध्ययन करते हैं। शकों में देखिए, सबसे पहला शक जो है, शक को सिथियन के नाम से जाना जाता है। शक को जो है सिथियन वंश के नाम से भी जाना जाता है। शकों का मूल निवास है, शकों का मूल निवास जो अरल सागर के
अरल सागर में जो है सिर दरिया अमूर दरिया की जो नदियां हैं उन दो नदियों के मध्य जो है इनका मूल निवास माना जाता है। तो यहाँ पर शकों की जो है शक वहाँ पर जब यूचियों का आक्रमण होता है तो शक वहाँ से भागते हैं और भागकर जो है बैक्टीरिया पार्सिया से होते हुए भारत की तरफ मुड़ते हैं। जब भारत में ये तक्षशिला में पहुँचते हैं तो यहाँ पर इनकी 5 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। तो एक शाखा अफगानिस्तान की तरफ मुड़ जाती है और दूसरी शाखा तक्षशिला में रह जाती है और तीसरी शाखा मथुरा की तरफ बढ़ती है, चौथी शाखा मालवा में आती है, 5वीं शाखा नासिक में आती है। तो यहाँ पर जो तक्षशिला और मथुरा की शाखा है, तक्षशिला और मथुरा की शाखा जो है उत्तरी क्षत्रप के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी क्षत्रप के अंतर्गत कौन सी 2 शाखाएं हैं? तक्षशिला और मथुरा की शाखा जो है उत्तरी क्षत्रप के नाम से जाना जाता है और मालवा और नासिक को जो है पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाना जाता है। इन क्षत्रपों को ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि मालवा किस क्षत्रप के अंतर्गत था। तो मालवा जो है पश्चिमी क्षत्रप के अंतर्गत था। और फिर पूछता है कि मथुरा किस क्षत्रप के अंतर्गत था, तो मथुरा जो है उत्तरी क्षत्रप के अंतर्गत था। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब इनकी ये शाखा जो मालवा में आती है, 5 शाखाओं में एक शाखा जो मालवा की तरफ बढ़ती है, उस समय मालवा के एक स्थानीय शासक होता है और उस स्थानीय शासक और इस शक के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में जो शकों की पराजय होती है। यानी जो स्थानीय शासक होता है वो विजयी होता है और इस विजय जब विजयी होता है, जब वो जीतता है, तो इस उपलक्ष्य में जो है विक्रम संवत की स्थापना करता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। जो स्थानीय शासक होता है और शकों के मध्य जो युद्ध होता है वो 58 BC में, यानी 58 BC में इनके मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है स्थानीय शासक जीतता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और इस उपलक्ष्य में जो है विक्रम संवत की शुरुआत करता है। इसी को जो है विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। इसी के नाम पर जो है कैलेंडर चलाया जाता है। जो नेपाल में जो कैलेंडर चलता है वो विक्रम संवत के नाम से चलाया जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ सब पर समझा कि विक्रमादित्य और विक्रम संवत के बारे में अध्ययन किया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो ये मालवा का शासक था, जब इस विक्रमादित्य के वंश की पतन होता है, उसके बाद देखिए शकों का फिर इस मालवा पर आक्रमण होता है। शकों का मालवा पर आक्रमण पुनः होता है। उसके बाद जो है मालवा शकों की विजय होती है और वहाँ का शासक बनता है रुद्रदामन। रुद्रदामन जो है शक वंश से संबंधित था और इसका जो कालखंड है देखिए 130 BC से लेकर के 150 AD तक, 130 AD से लेकर के 150 AD के मध्य जो है मालवा का शासक बनता है रुद्रदामन और ये पश्चिमी क्षत्रप से संबंधित था। तो मालवा जो है पश्चिमी क्षत्रप से संबंधित था, तो इसीलिए कहा कि पश्चिमी क्षत्रप से संबंधित था। और रुद्रदामन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसको ध्यान दीजिए। पूछा जाता है कि रुद्रदामन का अभिलेख या जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख के नाम से यहाँ प्रश्न बनता है। तो ये जूनागढ़ का अभिलेख को स्थापना जो है रुद्रदामन करते हैं। इसको जूनागढ़ के अभिलेख को जो है गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है और इस अभिलेख की जो स्थापना है 150 AD में होती है। इस अभिलेख की स्थापना 150 AD में होती है और ये अभिलेख को जो है रुद्रदामन के अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है और गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तीनों नाम एक ही अभिलेख से संबंधित हैं। और इस गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख को जो है संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है, संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख जो है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसी को जो है रुद्रदामन का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अभिलेख को जो है ये अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। इस आधार पर यह ब्राह्मी लिपि का प्रथम अभिलेख माना जाता है। तो जब संस्कृत भाषा में लिखा है तो ब्राह्मी लिपि ही होगी, तो ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया था। देखिए, और इसके बाद जो है रुद्रदामन के द्वारा जो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया था। हमने पिछली क्लास में सुदर्शन झील के बारे में बताया था। सुदर्शन झील की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके शासक जो होते हैं वो उसके राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया जाता है। उसके बाद अशोक शासक बनते हैं। अशोक जब शासक बनते हैं उसके दौरान अशोक शासक बनते हैं तो उस दौरान वहाँ पर एक नहर का निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद रुद्रदामन जब आते हैं तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करते हैं, यानी उसको जो है रिपेयर कराते हैं। फिर उसके बाद एक शासक और आते हैं, स्कंदगुप्त हैं। स्कंदगुप्त जब शासक बनते हैं तो वहाँ पर जो है विष्णु भगवान की एक मूर्ति वहाँ पर स्थापित करते हैं।
तो इसलिए जाना जाता है। तो हमने कहा कि सुदर्शन झील के बारे में 4 शासकों से यहाँ जुड़ा हुआ है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा रुद्रदमन, चौथा स्कंदगुप्त। यहाँ पर सुदर्शन झील से 4 शासक जुड़े हुए हैं, इनको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। उसके बाद हम आगे लोग बढ़ते हैं, पहलव वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। पहलव वंश को जो है राजधानी तक्षशिला मानी जाती है। तो पहलव वंश की राजधानी तक्षशिला है, और पहलव को जो है पारसियन वंश के नाम से जाना जाता है। ये जो पारसियन थे उन्हीं को जो है जो पारसिया था उसी पारसियन वंश के नाम से जाना जाता है। तो इनकी राजधानी तक्षशिला मानी जाती है, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो होता है गोंडोफर्निस था। गोंडोफर्निस को जो है यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किस शासक के समय जो है सेंट थॉमस भारत आए थे। तो गोंडोफर्निस जब पल्लव वंश का शासक था तक्षशिला में, उस समय जो है सेंट थॉमस जो है भारत आए थे, और यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। तो पूछा जाता है सेंट थॉमस कब आए थे, तो गोंडोफर्निस के शासनकाल में जो है वे भारत आए थे, और गोंडोफर्निस का राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला में थी। आइए हम लोग कनिष्क वंश के बारे में चर्चा करते हैं। कनिष्क जो थे यूची जाति से संबंधित थे, और यूची लोग वही थे जो शकों को जो है अरल के सागर के तट से भगाते हैं। वही यूची की जाति के लोगों को पुनः ह्यूणों के द्वारा वहाँ से भगाया जाता है। जब ह्यूण लोग जो है यूचियों पर आक्रमण करते हैं, तो वे लोग जो है भारत की तरफ भागते हैं, और वहाँ पर भारत में आने के बाद एक कनिष्क वंश की स्थापना करते हैं। देखिए, समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर अरल सागर है, अरल सागर के तट पर एक नदी है सिरदरिया, और दूसरी नदी है अमुदरिया। सिरदरिया अमुदरिया के मध्य के भूभाग पर सबसे पहले शकों का आक्रमण था, शकों का क्षेत्र था। इस शकों को जो है यूची लोगों ने वहाँ पर आक्रमण करके शकों को भगाया था। तो शक जब भारत में आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद वे पुनः 5 भागों में बढ़ जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अपना राज करते हैं। उसी प्रकार यूची लोग जो थे इस अरल सागर के तट पर वे रह रहे थे। देखिए, अरल सागर के तट पर यहाँ पर यूची लोग रह रहे थे। यूची लोगों के ऊपर जो है ह्यूणों का आक्रमण होता है। हूण जो है बहुत ही क्रूर माने जाते थे। हूणों का आक्रमण होता है। हूण को जब आक्रमण होता है तो उस दौरान यूची लोग जो है भारत की तरफ भागते हैं। भारत में आने के बाद यहाँ पर देखिए एक पर्वत है हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत के पास आते हैं। तो हिंदुकुश पर्वत के पास आते हैं यानी हिंदुकुश पर्वत के जो पास के क्षेत्र था उसे बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता था। इस पूरे भूभाग को बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जब लोग आते हैं तो यहाँ पर आने के दौरान यूची जात के लोगों में पुनः विखंडित हो जाते हैं। यहाँ पर ये 2 भागों में विखंडित होते हैं। एक विखंडित भाग जो था उसे कनिष्क यूची के नाम से जाना जाता है। एक भाग था कनिष्क यूची, और दूसरा जो जाति थी जो भारत में आक्रमण करती है, जो भारत में आती है, उसे जो है ज्येष्ठ यूची के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ यूची के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की जातियाँ बनी। देखिए, कुषाण वंश जब भारत में आते हैं तो ये 2 भागों में बंट जाते हैं। जो तिब्बत में रहती है उसे जो है कनिष्क यूची के नाम से जाना जाता है, और जो भारत में आती है उसे जो ज्येष्ठ यूची के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ यूची के नाम से जाना जाता है। इसी ज्येष्ठ यूची के अंतर्गत ही प्रमुख जो राजा होंगे, जिसमें है कुजुल कटफिसेस होगा, कुजुल कटफिसेस, उसका पुत्र होगा विम कटफिसेस, फिर तीसरा है कनिष्क। ऐसे प्रमुख शासक हैं, लेकिन इसमें से परीक्षाओं में 3 ही से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए 3 ही का वर्णन हम करेंगे। तो यहाँ पर जब इस पूरे भूभाग यानी जो हिंदुकुश पर्वत के पश्चिमी भाग था, जिसे बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता था, वहाँ का शासक बनता है कुजुल कटफिसेस। और कुजुल कटफिसेस को जो है देखिए इसे संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। जब भी पूछा जाए कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस को माना जाता है। कुजुल कटफिसेस जब शासक बनता है उस दौरान अपने कबीले के 5 समुदायों को लेकर, अपने कबीले के 5 संप्रदायों को मिला करके एक सेना तैयार करता है और पेशावर के ऊपर आक्रमण करके पेशावर के पूरे भूभाग पर अपने अधिकार कर लेता है। पेशावर पर अधिकार करता है। पेशावर पर अधिकार करने के बाद देखिए वहाँ पर तांबे के सिक्के को चलाता है। तांबे के सिक्के को चलाता है।
तो यहाँ पर प्रश्न जब बनेगा तो देखिए पूछा जाए कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, जूल कटफिसेस है, और इसने जो है 5 संप्रदायों को मिला करके एक सेना तैयार करता है और पेशावर को अपने अधिकार में मिला लेता है, वो तांबे के सिक्के का प्रचलन करता है। उसके बाद दूसरा शासक है विम कटफिसेस। विम कटफिसेस काफ़ी प्रतापी शासक था। उसने जो है हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए भारत सिंध नदी को पार करते हुए पंजाब के सिंध को पार मतलब भूभाग को जीता, और इस पूरे भूभाग को जीतने के बाद तक्षशिला के प्रांत को जीता। इस पूरे भूभाग पर उसका अधिकार हो गया था। देखिए जब विम कटफिसेस था तो हिंदू कुश पर्वत के पश्चिमी भाग पर उसका अधिकार माना जाता था, लेकिन जब विम कटफिसेस शासक बनता है तो वो एक तक्षशिला के भूभाग यानी सिंधु नदी के तट के पूरे भूभाग पर उसका अधिकार हो जाता है। इस पूरे प्रांत पर जो है विम कटफिसेस का अधिकार हो जाता है। इस दौरान जो है विम कटफिसेस का कार्य देखिए, ये वास्तविक संस्थापक के तौर पर माना जाता है। जब भी पूछा जाए कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो विम कटफिसेस जो है इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसे भारत में जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रांत जो है देखिए कश्मीर के प्रांत को भी जीत लेता है, तो इसलिए जो है इसे जो है भारत में जो है इसे जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, और भारत में भी वास्तविक संस्थापक हो जाता है भारत में। और विम कटफिसेस का जो प्रमुख कार्य है देखिए, इसके द्वारा जो प्रमुख कार्य है, इसने जो है सोने के सिक्के का प्रचलन किया था। इसने सोने के सिक्के को जारी किया था, सोने के सिक्के को नियमित रूप से जारी किया था, सोने के सिक्के को नियमित रूप से जारी किया था। और इन सोनों के सिक्कों में देखिए जो है भगवान शिव की मूर्ति, भगवान शिव का अंकन है, उनके त्रिशूल का अंकन है और नंदी का अंकन है। तो यहाँ पर शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन है। तो यानी जो विम कटफिसेस था ये शैव धर्म से संबंधित था। ये शैव धर्म यानी शंकर भगवान की पूजा करता था, ये शैव धर्म से संबंधित था। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है तो विम कटफिसेस जो है इसका पूरा क्षेत्र जो है देखिए पूरा इसका क्षेत्रफल था, और इसने जो है सोने के सिक्के नियमित रूप से जारी करता है। और जब भी पूछा जाए सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया था तो सर्वप्रथम जारी करता जो है मिनांडर है, जो हिंद यूनान का शासक था, वो मिनांडर को माना जाता है। जबकि नियमित रूप से जारी करता की बात की जाए तो कुषाण वंश के शासक विम कटफिसेस था। उसके बाद देखिए हम लोग कनिष्क के बारे में अध्ययन करते हैं। कनिष्क के बारे में देखिए, कनिष्क जो है, कनिष्क जब शासक बनता है उस दौरान देखिए इस पूरे भूभाग पर, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है और यहाँ पर जो है बैक्टीरिया का शासक था, बैक्टीरिया का साम्राज्य था। तो हिंदू जब कनिष्क शासन करता है यानी विम कटफिसेस का जो पुत्र होता है विम कटफिसेस, वो कनिष्क जब वो शासन करेगा देखिए इस पूरे भूभाग पर इसका पूरा अधिकार हो जाता है। जो अफगानिस्तान का रबतक अभिलेख है, रबतक अभिलेख जो है अफगानिस्तान में पाया गया है, रबतक अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि बैक्टीरिया से लेकर के बनारस तक और दक्षिण भारत तक जो है इसका पूरा अधिकार था। तो यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जाता है कि रबतक अभिलेख कहाँ मिला है, तो रबतक अभिलेख जो है अफगानिस्तान में मिला हुआ है, और ये रबतक अभिलेख में जो है कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार पाया जाता है। इसलिए कनिष्क जो है बताया जाता है कि ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का शासक था, ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का शासक था। देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का शासक था, ये साम्राज्य का शासक था। तो ये जो है देखिए इतना बड़ा साम्राज्य न तो चंद्रगुप्त मौर्य का था, न ही बिंबिसार का था, बिंदुसार का था। तो जो ये प्रमुख शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य जो है कनिष्क का माना जाता है। कनिष्क जो है सबसे, इसलिए इसे जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का शासक माना जाता है। और कनिष्क के द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए हैं देखिए, कनिष्क ने जो है चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया है, चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया है।
चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया और इस संगीति में जो अध्यक्ष थे वासुमित्र को उसने अपना अध्यक्ष इस संगीति का अध्यक्ष बनाया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडवन में हुई थी, कश्मीर के कुंडवन में हुई थी। और उसके बाद देखिए जो कनिष्क था इसने जो है इस पूरे भूभाग पर इसका अधिकार था, जो इसे यहाँ पर देखिए चीन द्वारा जो रेशम का निर्यात किया जाता था, चीन के द्वारा जो रेशम का निर्यात किया जाता था तो आता था हिंदू कुश पर्वत के पास। हिंदू कुश पर्वत के आने के बाद ये रेशम के मार्ग जो है देखिए यहाँ पर है अरल सागर, यहाँ पर है कैस्पियन सागर। तो रेशम मार्ग के 3 मार्ग थे, जो तीनों मार्ग हैं हिंदू कुश पर्वत पर आने के बाद ये तीनों मार्ग जो है अलग अलग, हिंदू कुश पर्वत पर आने के बाद ये तीनों मार्ग हिंदू कुश पर्वत के पास आते थे, यानी बैक्टीरिया के क्षेत्र में आते थे। यहीं पर जो है इसके 3 भागों में बढ़ते जाता था। तो एक जो क्षेत्र था ये कैस्पियन सागर से होते हुए भूमध्य सागर आता था, ठीक। और दूसरा जो था अफगानिस्तान के फरात नदी है, दजला फरात नदी है, ये फरात नदी के नाम से जाना जाता है। फरात नदी को पार करते हुए अफगानिस्तान के फरात नदी को पार करते हुए फिर भूमध्य सागर में पहुंचती, भूमध्य सागर से जो है यूरोप में पहुंचती थी। और तीसरा रास्ता जो है देखिए, तीसरा रास्ता जो है अरब सागर से होते हुए ये फारस की खाड़ी से होते हुए हिंद महासागर में पहुंचती थी। यानी यहाँ पर रेशम मार्ग जो होते हैं 3 भागों में बटे हुए थे और तीनों भाग जो है ये कनिष्क के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। और इसे यहाँ पर जो है कनिष्क जो है काफ़ी भारी मात्रा में जो है यहाँ पर आय में वृद्धि होती थी, उनके से कर लिया जाता था। जो भी यहाँ पर रेशम का निर्यात करता था उसके द्वारा जो यहाँ पर कर लिया जाता था, तो इनकी आय में सबसे बड़ी वृद्धि होती थी। यहाँ पर रेशम मार्ग पर देखिए, रेशम मार्ग पर अधिकार था। और इनके दरबार में कई प्रकार के बौद्ध भिक्षु, कई प्रकार के विद्वान रहते थे, जिसमें से अश्वघोष हैं। अश्वघोष राजकवि के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें इनकी जो रचना है बुद्ध चरित है, सौंदरानंद है और सरिपुत्र प्रकरण है। और उसके बाद दूसरे हैं वासुमित्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। और उसके बाद है नागार्जुन ने जो है शून्य का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत या माध्यमिक कारिका का सिद्धांत दिया है। उसके बाद पार्श्व आते हैं। पार्श्व के कहने पर ही यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। पार्श्व जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उसके बाद चरक आते हैं। चरक जो है ये राजवैद्य के तौर पर रहते थे दरबार में। और उसके बाद सुश्रुत हैं, सुश्रुत को भी इनके दरबार में रह रहे थे। यहाँ पर जो है इनके कवियों में देखे जाए तो अश्वघोष हैं और वासुमित्र हैं, चरक हैं और पार्श्व हैं, नागार्जुन हैं, तो ये प्रमुख जो विद्वान लोग थे इनके दरबार से संबंधित थे। तो यहाँ पर हमने जो है कुषाण वंश के बारे में अध्ययन किया। आइए हम उसको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग कुषाण वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। कुषाण वंश को जो हमने बताया कि कुषाण वंश का मूल निवास स्थान जो था अरल सागर के तट पर इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। और इन्हें यूची के नाम से जाना जाता था। ये यूची जाति से संबंधित थे। इन्हें यूची जाति कहिए या तोचारियन जाति, ये दोनों जो है एक ही नाम थे, तो इन्हें यूची जाति के नाम से जाना जाता था। और जब यूची जाति पर जो है ह्यूणों का आक्रमण होता है, यानी अरल सागर के तट पर जब ह्यूणों का आक्रमण होता है, उस दौरान यूची जाति के लोग जो है वहाँ से भागते हैं और भारत की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। जब ये भारत की तरफ बढ़ते हैं उस दौरान जो है ये सबसे पहले बैक्टीरिया फिर पारसिया से होते हुए भारत की तरफ बढ़ते हैं। उसके दौरान जब ये पहुँचते हैं हिंदू कुश पर्वत पर, हिंदू कुश पर्वत के पास जो है बैक्टीरिया के पास जब हिंदू कुश पर्वत पर पहुँचते हैं उस दौरान यूचियों को जो है 2 भागों में बढ़ जाते हैं। यूची यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। और एक यूची जो कनिष्क यूची के नाम से जाना जाता है और दूसरी यूची ज्येष्ठ यूची के नाम से जाना जाता है। कनिष्क यूची के लोग जो है तिब्बत के क्षेत्र में चले जाते हैं
और ज्येष्ठ युची के लोग जो है भारत पर आक्रमण करते हैं। जब पूछा जाए कि भारत में आक्रमण करता कौन से युची जाति के लोग, तो ज्येष्ठ युची के लोग जो भारत में आक्रमणकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। देखिए भारत में जब हिंदू कुश पर्वत के पास जब कुषाण वंश की स्थापना होती है तो उसका संस्थापक कौन था। देखिए संस्थापक के दौर पर जब भी बात की जाए तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। कुषाण वंश का संस्थापक है कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस को जो है कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। और कुजुल कटफिसेस ने जो पांच कबायली संप्रदायों को आपस में मिला करके एक संगठित किया और काबुल के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी काबुल या अफगानिस्तान के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद देखिए वहाँ पर जो है तांबे के सिक्के जारी किया था और तांबे के सिक्के जारी करता है और धर्म विदत का अंकन करवाता है। धर्म विदत का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म के बारे में ये अपने आप को बौद्ध धर्म को अपनाता है और सिक्के को जो है धर्म उसका अंकन करवाता है। बौद्ध धर्म का नहीं, बौद्ध धर्म के बारे में वहाँ अंकन कराता है। तो यहाँ पर देखिए 5 कबायली संप्रदायों को आपस में मिलाता है और काबुल पर अधिकार कर लेता है और काबुल के क्षेत्र में जो तांबे के सिक्के जारी करता है। तो यहाँ पर सिक्के जारी करता है और उन सिक्कों पर धर्म विदत का अंकन करवाता है। ये धर्म विदत मतलब ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। उसके बाद दूसरा शासक होता है विम कटफिसेस। विम कटफिसेस को जो है भारत में जो है वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम कटफिसेस को माना जाता है। और जब संस्थापक की बात की जाए तो कुजुल कटफिसेस जो है संस्थापक के तौर पर माना जाता है और विम कटफिसेस को जो वास्तविक के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। जब विम कटफिसेस शासक बनता है उस समय तक्षशिला तथा पंजाब पर अधिकार कर लेता है और यानी भारत पर आक्रमण करता है और भारत के क्षेत्र में अब वो मतलब उसका प्रवेश होता है। इसलिए जो है भारत में जो है इसको जो है संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कुषाण वंश का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन सा है, तो विम कटफिसेस को जो है भारत में वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। और देखिए तांबे के सिक्के, इसने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए हैं। तो विम कटफिसेस तांबे के सर्वाधिक सिक्के जारी करता है और इन सिक्कों पर जो है खरोष्टी लिपि थी और ग्रीक लिपि थी। इन सिक्कों पर जो है खरोष्टी लिपि में अंकन कराता था और ग्रीक लिपि में अंकन करवाता था। उसके बाद देखिए कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक जो है, कुषाण वंश का ये विम कटफिसेस को वास्तविक संस्थापक माना जाता है और भारत में भी इसका वास्तविक संस्थापक कुषाण वंश को ही, विम कटफिसेस को ही माना जाता है। तो विम कटफिसेस वास्तविक संस्थापक के तौर पर माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम इसने नियंत्रित रूप से सोने के सिक्के जारी किए, नियमित रूप से सिक्के जारी किए। देखिए इसने सर्वप्रथम नियमित रूप से सिक्के जारी किए थे। विम कटफिसेस जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी करता के तौर पर जाना जाता है। और सोने के सिक्के सबसे पहले जो है, देखिए सोने के सिक्के सबसे पहले मिनांडर जारी करता है, लेकिन नियमित रूप से विम कटफिसेस को जो है सोने के सिक्के के जारी करता के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी करता है। और इन सिक्कों पर देखिए जो सोने के सिक्के जारी होते थे, इन सिक्कों पर जो कि शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन होता था। इन सिक्कों पर भगवान शिव का, नंदी का और त्रिशूल का अंकन होता था। और विम कटफिसेस जो है शैव धर्म को मानता था, ये शैव धर्म को मानता था, इसलिए जो है शिव, नंदी और त्रिशूल को वहाँ अंकन करवाता था। आइए हम लोग कनिष्क के बारे में अध्ययन करते हैं। कनिष्क जो है 78 AD में 78 ईस्वी में जो है भारत का शासक बनता है। और जब ये शासक बनता है उस दौरान जो है ये शक संवत की शुरुआत करता है। जब ये शासक बनेगा शक संवत की शुरुआत करेगा। वहीं पर हमने जब विक्रम संवत के संबंध में पढ़ा था कि जब स्थानीय शासक शकों को हराता है उस दौरान 58 BC में विक्रम संवत की शुरुआत करता है। वहीं पर जब कनिष्क जो है शासक बनेगा, जब राजा बनेगा, तब जो है 78 ईस्वी में जो है शक संवत की शुरुआत करता है। देखिए आगे बढ़ते हम लोग। बैक्ट्रिया से लेकर के बनारस और दक्षिण भारत में पूरा अधिकार जो है इसका कनिष्क का अधिकार हो गया था। सबसे विस्तृत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा शासक के तौर पर बात किया जाए तो सबसे बड़ा शासक के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विस्तृत शासक की बात की जाए तो कनिष्क को माना जाता है। ये सबसे बड़े शासक के तौर पर माने जाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी राजधानी को पुरुषपुर माना था, पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था। पुरुषपुर
क्षेत्र को जो है पुरुषपुर के नाम से जाना जाता है। और दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक पुरुषपुर में, दूसरी मथुरा। मथुरा को देवकुल के नाम से जाना जाता है और पुरुषपुर पेशावर था। पेशावर को पुरुषपुर के नाम से जाना जाता है और मथुरा को देवकुल के नाम से जाना जाता था। तो पेशावर में जो है गांधार कला का विकास होता है, वहीं पर मथुरा में जो है जैन धर्म की मूर्तियों का यहाँ पर सर्वाधिक विकास होता है। तो मथुरा में जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की मूर्तियों का सर्वाधिक विकास होता है। वहीं पर जहाँ गांधार कला का विकास होता है वहाँ पर काले रंग की स्लेटी पत्थरों का उपयोग किया जाता था और बौद्ध धर्म की मूर्तियों का वहाँ सर्वाधिक विकास है। तो देखिए इसको समझने का प्रयास करिए। ये कुछ कनिष्क के जो राजकवि थे उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। कनिष्क के प्रमुख राजकवियों में बात किया जाता है, सबसे पहले अश्वघोष आते हैं। ये राजकवि के तौर पर जाने जाते थे। देखिए अश्वघोष हैं, वासुमित्र हैं, अश्वघोष हैं, वासुमित्र हैं, नागार्जुन हैं, पार्श्व हैं, चरक हैं और सुश्रुत हैं। तो अश्वघोष जो है राजकवि के तौर पर जाने जाते थे। ये राजकवि थे और इनकी रचनाएं जो थी, देखिए बुद्ध चरित्र हैं, सौदरानंद है और सरीपुत प्रकरण है। इनकी रचना है बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र है, सौदरानंद है और इनकी एक रचना है सरीपुत्र प्रकरण, सरीपुत्र प्रकरण। तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार से हैं और इनके दरबार में थे, ये राजकवि थे और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं देखिए बुद्ध चरित्र हैं, सौदरानंद है, सरीपुत्र प्रकरण है। उसके बाद वासुमित्र आते हैं। वासुमित्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे और ये जो है इनकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि जब कनिष्क जो है कुंडवन में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन करते हैं, कनिष्क द्वारा जो प्रमुख काम किया गया था जिसमें चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था, उस चतुर्थ बौद्ध समिति को जो है कश्मीर के कुंडवन में किया गया था। उस समय इसके ये अध्यक्ष थे। उसके बाद नागार्जुन की बात करते हैं। नागार्जुन जो है, नागार्जुन को आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत या माध्यमिक कारिका का सिद्धांत दिया था। इनको जो है देखिए सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे और माध्यमिक कारिका का सिद्धांत दिए थे। माध्यमिक कारिका सूत्र दिए थे और इनका एक काम और ये है कि ये शून्य का भी सिद्धांत दिए थे। इनको शून्य का सिद्धांत भी दिए थे। इस सापेक्षता सिद्धांत को जो है शून्य के सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। और पार्स जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे और पार्स के कहने पर ही कनिष्क ने जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो पार्स जो है इनके दरबार में थे और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित थे। चरक, चरक को जो है ये राजवैद्य थे, ये राजवैद्य थे। उसके बाद आते हैं सुश्रुत। सुश्रुत भी इनके दरबार से संबंधित थे। यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा देखिए, पूछा जाता है कि अश्वघोष किसके दरबार से संबंधित थे। अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में रहते थे और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी बुद्ध चरित्र है, सौदरानंद है, सरीपुत्र प्रकरण है। उसके बाद दूसरे हैं वासुमित्र। वासुमित्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे। जब कनिष्क द्वारा चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया जाता है कुंडवन में, उस दौरान जो है वो चतुर्थ बौद्ध समिति के जो है अध्यक्ष थे। और नागार्जुन, इसके बाद बढ़ते हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसको जो है माध्यमिक कारिका के सूत्र के नाम से जाना जाता है या शून्य के सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। तो जब भी पूछा जाए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था तो नागार्जुन ने दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं पार्श्व। पार्श्व जो है
बुद्ध ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे और पार्थ के कहने पर ही कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म का आयोजन किया था। फिर चरक आते हैं। चरक इनके राजवैद्य के तौर पर जाने जाते हैं। सुश्रुत जो है इनके दरबार में रहते थे। ये प्रमुख विद्वान थे। इन प्रमुख विद्वानों को जो है सूचीबद्ध कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है हिंदू यवन, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण वंश के बारे में अध्ययन किया। फिर हम लोग जो है मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो देसी शासक रह गए हैं उन शासकों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में वार्ता करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।